हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स गाला पेपर 6 का सेक्शन बी। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ये पूरा सेक्शन। तो सबसे पहला आप लोग का 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल, स्टेट इट्स फॉर्मूला। तो देखो, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल को ही पाई डायग्राम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई डायग्राम क्या होता है और उसकी फॉर्मूला बताओ उसको ढूंढने की। तो सबसे पहले बात करें तो कोई भी ऐसा डायग्राम, अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्री इन अ सर्कल। तो देखो, कोई भी एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता हो सब डिविजन्स, अलग अलग डिविजन्स को रिप्रेजेंट करता हो और पूरे एंटायर डेटा को, मतलब पूरे डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हो, और ये किस में होता है, प्रोपोर्शनेट डिग्री में होता है, और वो भी एक सर्कल के फॉर्म में। और इसी को हम लोग पाई डायग्राम या तो फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अब इसकी फॉर्मूला कौन सी है, तो डिग्री ढूंढने की, क्योंकि डिग्री मिलेगी उस बेसिस पे ही पाई डायग्राम बनाया जाता है। तो डिग्री की क्या फॉर्मूला है, डिग्री इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। ये फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज एक बार बोर्ड की एग्जाम में ना सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला पूछी गई थी डिग्री ढूंढने की। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट नंबर 22 पे पहुंचते हैं। Why is per capita as an indicator is more effective than national income as an indicator? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो याद रखना, तो एक्सपर्ट ऑफ यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिकेट करता है कि कंट्री में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। और देखो, हमेशा जो डेवलपमेंट होता है ना, वो देखा जाता है लोगों के बेसिस पे, और पर कैपिटा इनकम भी क्या दिखा रहा है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, वो बताता है पर कैपिटा इनकम। किस वे में, कि लोगों की इनकम है कितनी। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है पर पर्सन की इनकम। तो पर पर्सन की इनकम ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 क्या दिया है, व्हाट इज कॉल मनी एंड कॉल मनी रेट। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा इजी है कि अगर मान लो कोई एक बैंक, when short term credit is provided by one bank to another through RBI and is called call money। जब कोई एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा देती है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम समय के लिए अगर कोई एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा देती है आरबीआई के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल मनी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन देती है बहुत ही कम समय के लिए, तो उसको हम लोग कॉल मनी कहेंगे। और जब कोई भी तरह का इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है दूसरी बैंक के द्वारा, तो उसको हम लोग कॉल मनी रेट कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दी बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो पैसा या तो रेट पे करेगी या इंटरेस्ट पे करेगी आईसीआईसीआई बैंक को, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉल मनी रेट कहेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये अपने 23 खत्म किया। 24, in which country and when was the first bank in the world established? State the name of the first bank। तो जो पहली बैंक थी इस पूरी दुनिया में, वो बैंक ऑफ बार्सिलोना थी, जो सेटअप हुई थी स्पेन में 1401 के अंदर, और उसको पूरे वर्ल्ड में पहली रियल बैंक कहा गया था। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, बैंक ऑफ बार्सिलोना थी, स्पेन में 1401 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देन बात करें नंबर 25, What is an absolute poverty? What is its other name? तो absolute poverty क्या होता है? तो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जिनकी इनकम और एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन से कम हो, वो सारे के सारे लोग एब्सोल्युटली पुअर कहे जाते हैं, और उनकी उस सिचुएशन को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। क्लियर? और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का दूसरा नाम पता है क्या है? इसको कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है। याद रखना, कंप्लीट पॉवर्टी कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। नेक्स्ट नंबर 26, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ ब्रेन। ये बढ़िया सा कंसेप्ट है। आपको पता है पहले ब्रिटिश रूल के दौरान जो पहले ब्रिटिशर्स जो होते थे ना, वो हमारे यहां से गोल्ड लेकर के जाते थे। मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूंगा तो गोल्ड की चोरी किया करते थे, या गोल्ड को हमारी कंट्री से उनकी कंट्री ले जाया करते थे, इंडिया टू ब्रिटेन। तो इस वन साइड मूवमेंट को उस टाइम पे हम लोग कहते थे ड्रेन ऑफ गोल्ड, सोना ले लेके जा रहे हैं। बट आज की डेट में पता है क्या हुआ है? प्रेजेंटली इंडियन इंटेलिजेंस इज मूविंग फ्रॉम
इंडिया टू अब्रॉड। आज की डेट में जो इंडिया के बुद्धिमान लोग हैं, जो एक्चुअल में काबिल लोग हैं, बहुत ही शार्प लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वन साइडेड मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया से अच्छे खासे होशियार लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जिसको ही हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन। मे बी आप लोग में से भी बहुत सारे बच्चों का प्लान होगा कि 12th के बाद या कॉलेज के बाद फॉरेन शिफ्ट हो जाना, तो यही एक कहेंगे हम लोग ड्रेन ऑफ ब्रेन कि भाई अच्छे बुद्धिमान लोग हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं अपने आप से। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था ड्रेन ऑफ ब्रेन का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12 जीएसई भी कॉमर्स में हो और अगर आप लोग को पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिकली अकाउंट और स्टैट्स में, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे अकाउंट और स्टैट्स के, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा इस रिकॉर्डेड वीडियोस में पढ़ाया गया है। और इसकी फीस एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ 599 है। 600 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाने वाला है। पूरे साल की मेहनत आप आखिरी दिन में भी अच्छे से कर सकते हो। तो जरूर ये कोर्स में आप लोग एनरोल होइए। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे इसका नाम है यूजीटी और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट के नाम से है। और आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, बाय व्हाट अदर नेम्स इज इट नोन। तो याद रखना आप लोग, इसका मीनिंग बहुत ही बढ़िया है। Due to use of modern inputs like hybrid seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc., the agriculture production increased extensively. This was counted as revolution and such revolution is called green revolution. तो देखो, हमारी कंट्री में यूज किए गए कुछ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स का यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करने से हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था ना, वो इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। तो यहां पे तो एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला। तो इसी रिवॉल्यूशन को, अगर ये एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ है, तो इसी रिवॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब इसके दो और नाम है जो आपको याद रखने होंगे। कौन से दो नाम है? एक तो है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और दूसरा नाम है प्रोग्राम ऑफ सीड, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 28 पे। क्या दिया है? स्टेट द रीजन फॉर इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम ओपीसी इन ग्रेटर प्रपोर्शन। की ओपीसी, अब ओपीसी क्या है तो बहुत कम बच्चों को पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये सारी कंट्रीज ना अरब कंट्रीज होती है जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, यहां मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो ओपेक कंट्री के अंदर हम लोग क्यों उनसे ज्यादा इंपोर्ट करवाने लगे? तो यहां पे मस्त देके रखा है, ओवर द इयर्स अवर मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स फ्रॉम ओपेक इंक्रीज दिस एज अवर इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इंक्रीज विद इन इंक्रीज पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, हमारी कंट्री के अंदर ना ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, इसका इंपोर्ट बढ़ा है पहले के मुकाबले। अभी भी देख लो कितने सारे व्हीकल्स हो गए हैं, कितने सारे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, बड़े बड़े व्हीकल्स, एरोप्लेन्स वगैरह बहुत कुछ है। तो सारा क्रूड ऑयल आता कहां से? इन ओपेक कंट्रीज से, यानी कि सारी अरब कंट्रीज से। तो इनसे हमारा इंपोर्ट बढ़ा है क्योंकि हमारी कंट्री में हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, साथ साथ में डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। तो इनसे हमने इंपोर्ट भी क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। क्लियर? तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है ओपेक से इंपोर्ट करने के पीछे का। देन आगे बात करें नंबर 29, गिव एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड ज्वाइंट कैपिटल स्टॉक कंपनीज। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एक तो आ जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर है स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, फिर है GSFC, फिर है GNFC। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हुए पब्लिक कॉर्पोरेशन के। देन बात करें एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, तो इसमें आ जाएगा भेल, एक तो आ जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये सारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में नाम आता है। क्लियर? आखिरी क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 30 पे, हाउ मेनी पॉलिटिकल कॉजेज आर देयर फॉर माइग्रेशन एंड विच आर दे। तो भाई देखो, दो ही तरह के रीजन है पॉलिटिकल कॉजेज के माइग्रेशन के। एक तो आ जाता है वॉर एंड अनरेस्ट और दूसरा आ जाता है अवॉइड फ्रिक्शन। और इन दोनों चीजों की वजह से माइग्रेशन होता है और वही पॉलिटिकल कॉज माना जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमने सेक्शन बी खत्म कर दिया पेपर नंबर 6 का, और जितने भी आपके पेपर्स है गाला के, उन सबका सेक्शन भी फिनिश हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।